अब हम क्लास चैप्टर नंबर जो 6 है, ठीक है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय, उसका है जो अपन क्वेश्चन आंसर है जो देखते हैं। तो ये पाठ का सार है, मैंने आपको पाठ पूरा समझा दिया। छोटी छोटी लाइन के अंदर पाठ का सार 2 पेज में लिखा हुआ है, आप अच्छे से क्या कर लेना, इनको याद कर लेना, ठीक है। और कुछ जो किताब के अंदर पूछे गए प्रश्न हैं उनको समझते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच में क्या अंतर है, ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया को बोलते हैं अपन रिफ्लेक्स एक्शन, टहलना मतलब चलना, ठीक है। तो आप इस तरह से बॉक्स बना लेंगे जब अंतर पूछेंगे तो, ताकि अच्छे मार्क्स मिले आपको। देखो प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जैसे किसी गर्म कप है ना, उसके आपका अचानक हाथ चला जाता है, आप अचानक से हाथ पीछे हटा लेते हैं, या कोई तीखी चीज़ है, सुई है आपकी चुभती है और अचानक से आप हाथ पीछे हटा लेते हैं, अचानक से जो रिफ्लेक्स होता है उसको बोलते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। तो देखिए ये एक अनैच्छिक क्रिया होती है। ऐसा नहीं है कि आपने हाथ में उस गर्म गर्म चीज़ को पकड़ा, अब आपको आधे घंटे बाद लगा, 10 मिनट बाद में लगा कि नहीं ये तो इतना गर्म है कि मेरी स्किन को जला देगा, और उसके बाद आप अपनी इच्छा से हाथ हटाऊं कि नहीं हटाऊं सोच के अपनी इच्छा से हाथ हटा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। तो प्रतिवर्ती क्रिया क्या है, अनैच्छिक क्रिया है। आपने तुरंत हाथ लगाया, टच हुआ, और अचानक से आपको मैसेज मिला कि हमें पीछे से हाथ हटा लेना चाहिए, तो ये क्या है, अपने आप में अनैच्छिक क्रिया है। लेकिन अब टहलना, वॉकिंग आप पर डिपेंड करता है, आप चलें या नहीं चले, यानी ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप पैदल चले या नहीं चले, तो यानी ये क्या है, ऐच्छिक क्रिया है। तो पहला अंतर तो ये हो गया, ठीक है। अब प्रतिवर्ती क्रिया होती है ना, तो मैंने आपको बताया कि जो आपकी स्पाइनल कोड है या मेरुरज्जु है, ठीक है, और मस्तिष्क दोनों इसके अंदर भाग लेते हैं। हालांकि प्राथमिक कार्य मेरुरज्जु का होता है इसके अंदर, और मेरुरज्जु अपनी एक सूचना मस्तिष्क को जरूर फॉरवर्ड कर देता है, लेकिन ठीक है। तो प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर मेरुरज्जु का भी रोल होता है, लेकिन टहलना ये आपका मस्तिष्क निर्धारित करेगा कि मुझे चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, इसमें मेरुरज्जु का कोई रोल नहीं होता, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया बहुत तेजी से होती है, बहुत तेजी से होती है। तुरंत सुई चुभी, आपने तुरंत हाथ को पीछे हटा लिया, तुरंत आपके किसी अग्नि में आपका आग में आपका हाथ चला गया, आप तुरंत अपने हाथ को पीछे हटा लेते हैं, तो यानी कि ये बहुत तेजी से होती है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, तुरंत हो ही जाती है ये। हाँ, टहलना है, ये आप सोचेंगे समझेंगे, फिर मुझे एक कदम आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना, दूसरा कदम इधर जाना नहीं जाना, इस गली में जाना या इस गली में जाना, ये आप सोच के अपने हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये जीवन का सुरक्षात्मक महत्व रखती है। देखिए कहीं आग या गर्म चीज़ में या कोई नुकीली चीज़ के पास हमारा टच लगा हुआ होता है, तो हम तुरंत हाथ या पाँव को पीछे हटा लेते हैं, यानी आपके जीवन में सुरक्षा को बचाती है। लेकिन इस ये तो क्या है कि ऐसा कुछ इमरजेंसी जैसी चीज़ नहीं है, ठीक है, इसके अन्य महत्व है। तो ये इमरजेंसी में आपकी रक्षा करती है, यहाँ इमरजेंसी जैसा या आपातकालीन कोई प्रभाव नहीं है। तो मेरे हिसाब से आप प्रतिवर्ती क्रिया और टहलना समझ गए होंगे। उसके बाद में ये आता है कि दो तंत्रिका कोशिका, ठीक है, जिनको न्यूरॉन बोलते हैं, उनके बीच में सिनेप्स क्या होता है। जैसे देखो कि ये आपकी एक तंत्रिका है, ठीक है, एक तंत्रिका है, इसको बनाते हैं कि इस प्रकार से ये आपकी तंत्रिका है, ठीक है, ये डेंड्राइट्स, इसके आगे एक और तंत्रिका, ये तंत्रिका के डेंड्राइट्स। तो ये क्या होता है, ये इनके बीच में ये इसका जो ये नोब है और इसके डेंड्राइट्स आपस में मिल रहे हैं, ये बोलते हैं सिनेप्स। इसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स। एक तंत्रिका का दूसरी तंत्रिका का मिलना, जुड़ना। जैसे देखो मस्तिष्क से सूचना आती है, तो ये तंत्रिका, फिर आगे इस तंत्रिका से इस तंत्रिका, इस तंत्रिका से इस तंत्रिका, इस तरह तंत्रिका के जाल से होते हुए तो हाथ या पाँव जहाँ पर भी इस सूचना को पहुँचाना जाती है। आई बात समझ में आपको, आई बात, यानी कि ये क्या पूछ रहा है कि जो जब दो तंत्रिकाएं आपस में जहाँ मिलती है तो उनके बीच में क्या होता है। तो वास्तव में जब एक तंत्रिका दूसरी तंत्रिका से मिलती है ना, तो उनके बीच में कुछ रसायनों का विमोचन होता है, ठीक है, ठीक है, रसायनों का विमोचन होता है, और ये रसायन है यही क्या करते हैं, सिनेप्स को या सिनेप्टिक दरार को पार करके दूसरी तंत्रिका के अंदर जाते हैं, ठीक है। वास्तव में जो सोडियम पोटेशियम होते हैं ना, ठीक है, ये एक तंत्रिका मान लीजिए और ये दूसरी तंत्रिका मान लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ सोडियम पोटेशियम निकलेंगे, ठीक है, जो इसको रसायन कहते हैं, और वो इसके अंदर चले जाएंगे, प्रवेश कर जाएंगे, और यही मैसेज आगे को पहुंचाते हैं, ठीक है, आप समझ गए, ठीक है। उसके बाद में है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है, अनुरक्षण मतलब बनाए रखता है इस चीज को। तो स्थिति और संतुलन के लिए मैंने क्या बताया, अनुमस्तिष्क, ये जो पीछे वाला पार्ट होता है ना, सेरिबेलम, ये क्या करता है, शरीर की स्थिति और संतुलन का बनाए रखता है। मैंने कहा था कि जब आप अल्कोहल बहुत ज्यादा पी लेते हैं तब आपका अनुमस्तिष्क पे क्या पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है, माइनस नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। तो ऐसी दशा में अधिक मात्रा में अल्कोहल के सेवन के पश्चात व्यक्ति अपने शरीर का संतुलन या अनुरक्षण नहीं बनाए रख सकता, ठीक है। हम अगरबत्ती की गंध का कैसे पता लगाते हैं, तो जो आपकी नासिका
नासिका में ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर होते हैं ना, घ्राण ग्राही, ठीक है। तो नासिका के अंदर जो नाक के अंदर जो तंत्रिका होती है वो उत्तेजित होती है और वो अपनी जो सूचना है मस्तिष्क से लेके जाती है, मस्तिष्क में भी प्रमस्तिष्क में लेके जाती है और प्रमस्तिष्क वहाँ पर क्या करता है, एनालिसिस करता है, अच्छा ऐसी स्मेल तो अगरबत्ती की होती है, ये वो वगैरह इस तरह से, ठीक है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है? देखो प्रतिवर्ती क्रिया में मुख्य भूमिका है तो मेरुरज्जु द्वारा ही होता है, क्योंकि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं जो मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड या रीढ़ की हड्डी द्वारा नियंत्रित होती है ना। लेकिन ये मैंने बताया था जब उस डायग्राम में चैप्टर पढ़ाते टाइम कि मेरुरज्जु से जब मेरुरज्जु रिफ्लेक्स एक्शन दिखाता है या प्रतिवर्ती क्रिया करता है ना, तो मेरुरज्जु क्या करता है, अपना एक फॉरवर्ड मैसेज क्या करता है, ब्रेन को मैसेज को भेज देता है, ठीक है, कि हाँ मैंने ऐसा एक्शन लिया है, मैंने बहुत गर्म चीज़ पड़ी थी उससे हाथ पीछे हटवाया है, ठीक है। तो ये देखिए कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। ये प्रतिवर्ती क्रिया वैसे तो मेरुरज्जु द्वारा ही नियंत्रित होती है, लेकिन फिर भी जो मस्तिष्क के अंदर है जो इसकी तरफ इनको एक क्या किया जाता है, संदेश भिजवाया जाता है। दूसरा आप ये लिख सकते हो कि आपका पीछे वाला जो मस्तिष्क का कुछ हिस्सा है ना, जिसमें मेडुला ऑब्लोंगेटा है, ये भी है जो कुछ ऐसे कार्य करती है, डिफ्लेक्स एक्शन टाइप के कार्य करती है, या जिसको क्या बोलते हैं आपको अनैच्छिक कार्य करती है, जैसे हृदय स्पंदन, हार्ट बीट, श्वास का नियंत्रण, शीतला, ये सब लिखने की वैसे जरूरत नहीं है। जो मैंने पहले लाइन बताई थी ना कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रतिवर्ती क्रिया के अंदर मुख्य भूमिका तो मेरुरज्जु की ही होती है, परंतु इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान मेरुरज्जु एक मैसेज मस्तिष्क को भी है जो भेज देता है, ठीक है। उसके अलावा पादप हार्मोन क्या है, तो मैंने आपको बताया हार्मोन क्या होते हैं, विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है। और पादप हार्मोन क्या है, कैसे लिखेंगे कि पौधों में उत्पन्न होने वाले विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थ है, और ये क्या करते हैं, पौधों में वृद्धि, विकास आदि का नियमन करते हैं, ठीक है। और जो पादप हार्मोन है, ऑक्सिन, इनके उदाहरण भी लिख देना, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथाइलिन, ये हार्मोन के नाम भी लिख सकते हो। अच्छा, कहता है कि छुई मुई पादप की पत्तियों की गति प्रकाश के प्रवाह की गति से किस प्रकार भिन्न है। देखो प्रकाश की और प्रवाह की गति का मतलब देखो, छुई मुई में तो क्या होता है, जैसे ये पत्ती है, छुई मुई की पत्ती है, ठीक है, इसको अगर आप टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, संकुचित हो जाएगी, पीछे की तरफ खसक जाएगी, ठीक है। लेकिन प्रकाश की और प्रवाह की गति क्या होती है कि ये तना है, प्रवाह का मतलब होता है तना। तो जैसे जैसे धूप इस तरह से धूप आती है तो धीरे धीरे क्या करता है, तना बढ़ने लग जाता है, पेड़ का तना क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो ये गति किस प्रकार भिन्न है, किस प्रकार अलग है, ये तो पूछ रहा है। तो देखो छुई मुई की गति है तो वो तो स्पर्श करने से होती है ना, स्पर्श करने पर छुई मुई पादप की पत्तियों में गति होती है। लेकिन ये प्रकाश की ओर प्रवाह या तना की गति कैसे होती है, ये तो प्रकाश के उद्दीपन के कारण होती है। किसके कारण होती है, प्रकाश के उद्दीपन के कारण होती है। और इसका कारण क्या है, आपका टच करना, ठीक है। तो जब टच करने से पत्ती की आकृति में परिवर्तन होता है तो इस गति को बोलते हैं स्पर्शानुकुंचन गति। लेकिन ये प्रकाश की अनुरूप या प्रकाश की तरफ, लाइट की तरफ, सूर्य के प्रकाश की तरफ ये गति होती है, तना उस और सूर्य के प्रकाश की तरफ बढ़ता है, तो ऐसी गति को बोलते हैं प्रकाशानुवर्तन गति, ठीक है। यह उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं होती है। ये ऐसा नहीं है कि इधर से टच किया तो इधर संकुचित हो जाएगी, उधर से किया तो उधर से हो जाएगी, ऐसे होती है ना। जबकि इसमें तो एक ही है, सूर्य का प्रकाश ऊपर की तरफ है तो तना उस तरफ बढ़ता, ऐसे बढ़ता ही जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। ये छुई, वैसे आप 3 याद कर लें बहुत है, ठीक है। आपकी कॉपी तो उसी में भर जाएगी, लेकिन फिर भी ये दिखा दो, ये वृद्धि गति नहीं है, इसमें कोई वृद्धि नहीं होती। पत्ती क्या होती है, संकुचित हो जाती है या फैल जाती है, ये वृद्धि होती है, तना ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, पहले इतना हाइट का होता है, फिर इतनी हाइट का हो जाता है, फिर इतनी हाइट का हो जाता है। ये गति तीव्रता से होती है। आप छुई मुई के पादप को टच ही करो, अपना आप हो जाएगी। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि तना अभी सूर्य का प्रकाश आया, अब इतना था, आधे घंटा में इतना हो गया, फिर 1 घंटे में नहीं, ये होगा 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता लगाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, छुई मुई पादप की जो पत्तियों की गति उत्क्रमणीय होती है, मतलब आप थोड़ी देर टच नहीं करेंगे, वापस अपना हाथ हटा लेंगे तो वापस पत्ती अपनी पुनः स्थिति में आ जाएगी। लेकिन ये जो गति है ना, वो ऐसे पुनः स्थिति में नहीं आएगी। एक बार तना इतना बढ़ गया तो ऐसा नहीं कि वापस कल छोटा हो जाएगा, नहीं, बढ़ता जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, तो ऑक्सिन दे देना आप, ठीक है। ऑक्सिन एक ऐसा पादप हार्मोन है जो पादप की जो वृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। किसी सहारे के चारों ओर एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायक है। आप प्रतान जानते हो, प्रतान पता क्या होता है, जैसे मटर है या कोई भी बैल है, तो ये बैल के चारों तरफ इस तरह से धागे निकले रहते हैं ना, जिसको आप किसी डंडे के सहारे या किसी दूसरे पेड़ पर लटका देते हैं, फिर वो बैल खूब बढ़ती है, तो उसे बोलते हैं प्रतान या टेंड्रिल। तो अब इस प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन कैसे सहायक है, ठीक है। तो आपको पता है ये जो प्रतान है ना, जो टेंड्रिल होता है जैसे मटर के पौधे में या करेले की बेल में, वो किसी के टच के लिए सेंसिटिव होता है, संवेदन के प्रति। तो मतलब क्या करो, उसको अगर आप किसी दूसरी बेल के, दूसरी पेड़ के किसी लकड़ी के स्पर्श करवा के उसको लपेट दो तो फिर वो बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, है ना। तो
क्या होता है कि प्रतान है जो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होता है, यानी स्पर्शानुवर्तन गति दर्शाता है। तो जब ये किसी आधार के संपर्क में आता है ना, तो इसमें क्या होता है, ऑक्सिन जो हार्मोन होता है ना, वो चारों तरफ फैल जाता है, और फिर ऑक्सिन क्या करता है, कोशिकाओं में विभाजन करवाता है। तो फिर वो ऑक्सिन क्या करता है, कोशिकाओं में विभाजन करवाता है, और इस वजह से प्रतान है बढ़ने लग जाता है। देखो क्या कहने का मतलब है मेरा, कि जैसे मान लीजिए ये मटर का या किसी का बैल का वो रस्सी, ये प्रतान है, ठीक है, टेंड्रिल जिसको बोलते हैं, ये हरी हरी। आपने क्या किया, यहाँ एक बड़ी सी लकड़ी ली, और इस लकड़ी के सहारे सहारे इसको यूं लपेट दिया, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही आप इसको लकड़ी के सहारे लपेटोगे ना, तो इसमें एक हार्मोन रिलीज होता है ऑक्सिन। ये ऑक्सिन चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है। और आपने पहले मैंने आपको समझाया था कि ये ऑक्सिन क्या करेगा, ऑक्सिन कोशिका विभाजन में वृद्धि करता है, कोशिकीय विभाजन में वृद्धि करता है। तो फटाफट यहाँ की कोशिकाएं विभाजित होगी, और ये और फैलता जाएगा, और बड़ा होता जाएगा, उस पेड़ को पूरा लपेट लेगा, आगे की तरफ फैल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो प्रश्न ने क्या पूछा, प्रश्न में ये पूछा गया कि किसी सहारे के चारों तरफ एक प्रतान की वृद्धि में ऑक्सिन किस प्रकार सहायता करता है। तो जब आप किसी सहारे के चारों तरफ उस प्रतान को लपेट देते हो, तो ऑक्सिन उसमें चारों तरफ फैल जाता है, और उसमें कोशिकीय विभाजन करके उसमें वृद्धि दिखाता है, ठीक है। जल अनुवर्तन दर्शाने के लिए एक आपको वो दिखाना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, ठीक है, जलानुवर्तन कैसे होता है, ठीक है। एक गमला लिया है हमने, एक लकड़ी का, उसमें लकड़ी का बुरादा डाला है, इसमें एक अंकुरित बीज डाल दिया है हमने, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जैसे मान लीजिए आप इसमें चना डाल दीजिए, ठीक है। तो चना 2-3 दिन 4 दिन रहेगा, तो फिर धीरे धीरे इसमें व्हाइट कलर का वो अंकुरण निकलेगा, और वो अंकुरण क्या करेगा, पानी में जल की तरफ क्या करेगा, गति करेगा। तो ये होगी जलावर्तन गति। इस तरह से आप दिखा सकते हैं, हालांकि एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आएगा नहीं, फिर मैंने आपको समझा दिया है। उसके अलावा पूछते हैं कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे होता है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय के लिए मैंने बताया हॉर्मोन्स थे ना, बहुत सारे हार्मोन। हमने टेस्टोस्टेरोन पढ़ा, थायरोक्सिन हार्मोन पढ़ा, ठीक है। हमने एड्रेनलिन हार्मोन है जो पढ़ा, ठीक है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन के बारे में पढ़े। तो ये याद रखना, कैसे लिखोगे आप कि जंतुओं में रासायनिक समन्वय अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन के कारण होता है, और ये हार्मोन क्या होता है, विशिष्ट ग्रंथियों से स्रावित होते हैं। और उसमें आप क्या कर लोगे, एक आधे हार्मोन के एग्जाम्पल भी लिख देना, एस्ट्रोजन, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन, ये सभी आप है लिख देना। उसके बाद पूछा है कि आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है। क्योंकि ये आयोडीन है वो थायराइड ग्रंथि में जो थायरोक्सिन हार्मोन बनता है उसके लिए जरूरी है, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, गले में थी, दिखाई थी मैंने आपको, वीडियो में समझाया था, ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन जब को आपको बनाना होता है, तो इसके लिए आपको आयोडीन की जरूरत है, ठीक है। और अगर आयोडीन नहीं है, थायरोक्सिन नहीं बनेगा हार्मोन, तो क्या होगा, आपका गला फूल जाएगा, गोइटर, घेंगा जैसी बीमारी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में कहते हैं जब एड्रेनलिन रुधिर में स्रावित तो होता है, तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है। मैंने बताया था कि जब आपका एग्जाम हो रहा होता है, या रिजल्ट आने वाला होता है, या कोई टेंशन होती है, किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तब आपका एड्रेनलिन क्या होता है, रुधिर में स्रावित होता है, बढ़ता है। तो फिर आपके शरीर में क्या अनुक्रिया होती है उस वक्त, तो उस वक्त आपको क्या होता है, आपके हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, ठीक है। त्वचा में रुधिर की आपूर्ति कम हो जाती है, धमनियों के मतलब जो है रुधिर की दिशा है वो हमारे कंकाल पेशियों की तरफ हो जाती है, ठीक है। सांस तेजी से बढ़ने लगता है आपको, है ना, तो श्वसन दर आपकी बढ़ जाती है। तो ये सब क्या होता है, एड्रेनलिन जब रुधिर में स्रावित होता है तब ये अनुक्रिया होती है। तो कुल मिलाकर क्या करता है, आपको एड्रेनलिन है संकट से निपटने के लिए या विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार करता है। मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है। देखो मधुमेह कब होता है, मधुमेह मतलब डायबिटीज यानी ब्लड शुगर, जब आपके रक्त में जो शर्करा की मात्रा है, या आपका जो ब्लड शुगर लेवल जब आपका बढ़ जाता है, तो उस परिस्थिति को कहते हैं मधुमेह, ठीक है। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, क्या करता है, कम करता है। अतः मधुमेह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी व्यक्ति का जो शुगर लेवल है या ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ जाता है। तो और इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। तो इस कारण जब कोई मधुमेह से वाला रोगी आता है तो डॉक्टर उसको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाता है, ताकि उसका ब्लड शुगर लेवल क्या हो सके, नियंत्रित या संतुलित हो सके। समझ में आ गया आपको। अब पाठ्य पुस्तक के प्रश्न समझते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है, ठीक है, कौन सा पादप हार्मोन है, सॉरी, ठीक है।
तो इंसुलिन तो मनुष्य में होता है, थायरोक्सिन भी मनुष्य में होता है, एस्ट्रोजन भी मनुष्य में होता है, साइटोकाइनिन पादपों में होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो सिनेप्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिनेप्स कहते हैं। मस्तिष्क किसके लिए उत्तरदायी है? सोचने के लिए। हाँ बिल्कुल, सोचने का काम। हार्ट बीट, हाँ पीछे वाला पार्ट मस्तिष्क का, ये हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। शरीर का संतुलन बनाने के लिए, हाँ अनुमस्तिष्क, ये मस्तिष्क का हिस्सा है। तो उपयुक्त सभी इसका क्या होगा? उत्तर होगा। उसके बाद में है कि हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है? ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहा। तो क्या समस्या है? ग्राही मतलब जो बाहरी चीज़ों का संवेदन लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी त्वचा है, अभी सर्दियाँ पड़ रही है तो आपकी त्वचा को सर्दी महसूस हो रही है। आपकी त्वचा को क्या हो रही है? सर्दी महसूस हो रही है। ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि कहीं पास में आग लगी है या आपके आसपास में बहुत ज़्यादा तपन महसूस हो रही है, तो आपकी त्वचा इस चीज़ को महसूस करेगी। ठीक है। ठीक है। आपका जीभ है, आपकी जीभ खट्टा है, मीठा है, इस तरह टेस्ट को क्या करेगा? महसूस करेगा। तो ये होते हैं ग्राही। तो ग्राही क्या होता है? तो हमारे बाह्य वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के उद्दीपनों को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। ठीक है। और मस्तिष्क तक उन उद्दीपनों को पहुंचाते हैं। ठीक है। उन्हें ग्राही कहते हैं कि गर्मी है, सर्दी है, ये बाह्य वातावरण में त्वचा के अंदर जो तंत्रिका तंत्र होंगे वो फील करते हैं कि अच्छा कितनी ठंड ज़्यादा है, कम है, गर्मी है, कैसी है। और ये चीज़ ही है, ये तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है। अब वो पूछते हैं कि ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहाँ ग्राही उचित प्रकार से काम नहीं करे। अच्छा, जब ग्राही उचित प्रकार से काम नहीं करेंगे तो हमें सर्दी, गर्मी, स्वाद, गंध इसका ज्ञान होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो ये इस प्रकार की समस्याएं क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। यानी जब आपका ग्राही सामान्य रूप से कार्य नहीं करेगा तो संवेदनाओं को ग्रहण नहीं किया जाएगा, तो विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएगी। आप गर्म वस्तु को छू भी लोगे तो भी आपको अनुभव नहीं होगा क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा। जब किसी का व्यक्ति का मस्तिष्क खराब हो जाता है ना, तब ऐसा होता है ना, वो गर्म वस्तु को टच किया रहता है, उसको फील ही नहीं होता क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी जो ग्राही है वो हाथ की ग्राही क्या हो गई? खत्म हो गई। ठीक है। एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए, इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ सकता है। ये न्यूरॉन की संरचना आप अपनी कॉपी में बना के देखेंगे, मैंने आपको क्लास में समझा दी थी। और इसके कार्य है। ठीक है। तो ये कार्य देख लो। ये कार्य क्या करते हैं? न्यूरॉन आपको पता है कि न्यूरॉन है जो बाह्य संवेदनाओं को, जैसे आपके हाथ में न्यूरॉन है ये, और आपने किसी गर्म चीज़ को टच किया तो ये न्यूरॉन क्या करेंगे? ये मैसेज मेरुरज्जु और मस्तिष्क को देंगे। अच्छा, मस्तिष्क और मेरुरज्जु जो उनको वापस आदेश देते हैं ना कि अरे यहाँ से हाथ डालो या आगे चलो, पीछे हटो, ठीक है, वो भी लेकर आते हैं। तो न्यूरॉन क्या होते हैं? प्रकार के वाहक होते हैं। ये उद्दीपनों को क्या करते हैं? मेरुरज्जु या मस्तिष्क से लेकर आते हैं, और मस्तिष्क या मेरुरज्जु जो उनको क्या करता है? आदेश देता है, वापस उन पेशियों तक लेकर आते हैं। ठीक है। तो ये याद रखना, और बहुत तेजी से ये कार्य करते हैं। पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है? प्रकाशानुवर्तन मतलब प्रकाश की ओर गति करना। तो आप देखो, ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से होता है। सकारात्मक तो तने में, तना हमेशा प्रकाश की ओर गति करता है, ऊपर की तरफ गति करता है, लेकिन जड़ें प्रकाश की विपरीत दिशा में गति करती है। तो प्रकाशानुवर्तन दो प्रकार के हो गए। सकारात्मक प्रकाशानुवर्तन तो कौन दिखाता है? तना दिखाता है। और नकारात्मक प्रकाशानुवर्तन कौन दिखाता है? जड़ें दिखाती है। कौन दिखाती है? जड़ें दिखाती है। तो प्रकाशानुवर्तन क्या है? पादप प्रवाह का प्रकाश की ओर गति करना प्रकाशानुवर्तन कहलाता है। ठीक है। तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है। तो प्रवाह तंत्र यानी तने का प्रकाश के प्रति धनात्मक अनुवर्तन होता है, जबकि जड़ें क्या करती है? नीचे की तरफ जाती है, यानी प्रकाश के प्रति ऋणात्मक अनुवर्तन है जो दर्शाती है। मेरुरज्जु आघात मतलब जो स्पाइनल कोड है उसमें आपको कोई डैमेज हो जाता है तो फिर क्या होगा? अरे भाई साहब, व्यक्ति उठ ही नहीं पाएगा, बेड रिडन कंडीशन में आ जाएगा। क्योंकि जब मेरुरज्जु में आघात पहुंच गया ना स्पाइनल कोड में, तो वो एक तो उसकी प्रतिवर्ती क्रियाएं पूरी बंद हो जाएगी। ठीक है। तो संवेदी आवेग है, मस्तिष्क तक ले जाने का मार्ग बाधित होगा। देखो, हाथ और पाँव के कोई भी जो सेंसर होते हैं ना, न्यूरॉन होते हैं ना, वो पहले सूचना रीढ़ की हड्डी और फिर उसके बाद में गर्दन से होकर मस्तिष्क में जाती है ना, और मस्तिष्क से होने वाले आदेश भी रीढ़ की हड्डी से होकर फिर ही आगे की तरफ आते हैं। तो आप देखो ये दोनों कार्य बंद हो जाएंगे, रिफ्लेक्स एक्शन प्रतिवर्ती क्रियाएं बंद हो जाएगी, व्यक्ति बिस्तर पर लेटा रहेगा। ठीक है। बेड रिडन कंडीशन में आ जाएगा। देखिए, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो पादपों में रासायनिक समन्वय हार्मोन के द्वारा होता है। पादप में विभिन्न हार्मोन होते हैं, बताया था ना मैंने, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, है ना, एब्सिसिक एसिड। तो ये सब याद कर लेना, उनके बारे में जो पढ़ा है नोट्स में वो सब इसमें लिखना है। ठीक है। उसके बाद में एक जीव में नियंत्रण समन्वय के तंत्र की आवश्यकता क्यों है? नियंत्रण समन्वय तंत्र मतलब आपके मस्तिष्क की, आपको न्यूरॉन की आवश्यकता क्यों है? तो जब अपन खाना खाते हैं, आंखें देखती है भोजन कहाँ रखा हुआ है ना, तो जीवन जीने के लिए हम ये सारी क्रियाकलाप जो समन्वित रूप से करने के लिए जरूरी है ब्रेन, क्योंकि शरीर की सभी कोशिकाएं, अंग
मिलकर कार्य करेंगे ना, जैसे आपके सामने एक ग्लास पड़ी है, आपको उसको पानी पीना है, तो सबसे पहले मस्तिष्क के अंदर ठीक है विचार आएगा कि अच्छा मुझे प्यास लगी है। फिर आप वो विचार हाथ पे जाएगा और हाथ पर वो हाथ की तंत्रिकाओं के माध्यम से वो मैसेज जाएगा। फिर हाथ की तंत्रिकाएं हाथ की पेशियों पर कार्य करेगी, पेशी संकुचित होगी, आप उस गिलास को उठाएंगे, फिर आप पिएंगे। ठीक है, तो ये सब जीवन जीने के लिए, सभी कार्यों को करने के लिए ये आवश्यकता होती है। अच्छा, अनैच्छिक क्रियाएं और प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? अनैच्छिक क्रिया जिस पर आपकी इच्छा का कंट्रोल नहीं होता, जैसे कि हृदय की धड़कन। क्या आपकी हृदय, आप एक चाहो कि मेरे को तो हृदय की धड़कन रोकनी, रोक पाओगे? नहीं। एक हद तक श्वसन भी अनैच्छिक क्रिया है। हाँ, आप योग के द्वारा 2 मिनट 3 मिनट आप अपनी सांस को रोक सकते हो, लेकिन उसके बाद नहीं रोक पाओगे ना, तो वो तो होगी अनैच्छिक क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और तुरंत पीछे आपने हाथ हटा लिया, कोई चुभने वाली सुई को छुआ और तुरंत पीछे अपना हाथ हटा लिया, तो वो होती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो ये अनैच्छिक क्रियाओं का जो नियंत्रण है ना, ये मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होता है। जबकि प्रतिवर्ती क्रियाएं है ना, तो ये मेरु रज्जु द्वारा नियंत्रित होती है, स्पाइनल कॉर्ड द्वारा। ये अनैच्छिक क्रियाएं अचानक नहीं होती, ये हमेशा से हो ही रही होती है। जैसे हृदय की धड़कन आप जब से पैदा हुए जब से चल ही रही है, हाँ जब हम खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, तभी बंद होगी। लेकिन प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है? अचानक होती है। कोई गर्म वस्तु को देखा आपने, छुआ और तुरंत हाथ हटा लिया। ठीक है, और अनैच्छिक क्रियाओं में कभी कभी गैप आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये तुरंत होती है, इसमें गैप नहीं आता है। ठीक है, अनैच्छिक क्रियाएं जो अनैच्छिक पेशियों के द्वारा होती है, और प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती है वो ऐच्छिक पेशियों द्वारा होती है। ठीक है, और अनैच्छिक क्रियाएं हैं ये बाह्य प्रतिबंधों द्वारा प्रभावित नहीं होती। सांस लेना है तो ले हो गई, हृदय की धड़कन चलनी है तो चलेगी, लेकिन ये प्रतिवर्ती क्रिया है जो प्रतिबंधित होती है। ठीक है, ये शरीर के भीतरी अंगों में होती है, हृदय, सांस लेना, ये सब शरीर के भीतरी अंगों, जबकि ये बाहरी स्थान पर होती है। आप बाहर किसी गर्म को टच कर रहे हो, हाथ हटा लोगे तुरंत पीछे। ठीक है, इसका उदाहरण लिख देना हृदय की क्रिया, इसका उदाहरण लिख देना सुई चुभ जाने पर हाथ को झटके से पीछे खींचना। ठीक है, उसके बाद में कहते हैं कि जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन क्रियाविधि का ये बताइए। तो जंतुओं में तंत्रिका के बारे में पढ़ लोगे या हार्मोन के बारे में लिख दोगे। तंत्रिका के बारे में लिखोगे कि तंत्रिका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र और इनसे मिलकर बनता है। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो तंत्रिका में मैंने पढ़ाई थी और हार्मोन में भी। ठीक है, तो तंत्रिका में आप जो न्यूरॉन का चित्र भी बना सकते हो, और हार्मोन में जो है आप उदाहरण भी लिख सकते हो। ठीक है, थायरोक्सिन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इन सब के बारे में आपको अच्छे से करना है। चैप्टर में आपको अच्छे से समझाया, आपको करना है। ठीक है, छुई मुई की पादप की गति और हमारी टांग में होने वाली गति। ठीक है, कि अंतर, तो छुई मुई की पादप में जो गति होती है ना, तो छुई मुई को हम टच करते हैं तब होती है। ठीक है, तो वो क्या होती है, उसमें स्पर्शानुवर्तन गति होती है। लेकिन हमारी टांग में गति, हाँ, हमें जब चलना होता है तो वो हमारी इच्छा शक्ति या हमारे मस्तिष्क के आदेश के अनुसार होती है। छुई मुई के पादप में तो जो गति होती है ना, उसमें तो कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। जल की कमी होती है, पत्ती थोड़ी सी सिकुड़ जाती है। लेकिन हमारी जो पाँव में अगर गति होगी तो मस्तिष्क आदेश देगा, तंत्रिकाएं भाग लेगी, पेशियां हैं जो संकुचित होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। तो छुई मुई पादप की गति को स्पर्शानुवर्तन गति कहते हैं, टांग में होने वाली गति को ऐच्छिक गति कहते हैं। ठीक है, इनमें कोई विशेष प्रोटीन भाग नहीं लेता, जबकि इसमें पेशियों का प्रोटीन है जो भाग लेता है। तो इस प्रकार आप 3 जो है इसमें अंतर याद कर लेना। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में देख लो, तंत्रिका कोशिका से निकली छोटी छोटी धागे जैसी शाखाओं को क्या कहते हैं? तो डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, वो इस तरह की ये तंत्रिका कोशिका थी, और फिर यहाँ से ये निकली थी ना, ये छोटी छोटी धागे जैसी शाखाएं, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, रुधिर में, शरीर में समन्वय किसके द्वारा होता है? तो 2 चीज़ों के द्वारा, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, है ना, न्यूरॉन और हार्मोन्स मिलकर करते हैं। ठीक है, परिधि तंत्रिका तंत्र में क्या होती है? कपाली तथा मेरु तंत्रिकाएं होती है। तो ये सब आपको अच्छे से पढ़ाया हुआ है। जो चैप्टर नंबर 6 के जो जितने भी वीडियो दिखाए, उन वीडियो को कम से कम आप 3 बार देखें। नोट्स उनके पूरे याद कर लें। नोट्स क्या करें, उसको पूरा का पूरा याद ही करना है, और उसके बाद में ये क्वेश्चन एंड आंसर सारे याद करने हैं आपको। उसके बाद में आपका कोई भी क्वेश्चन बोर्ड में है जो गलत नहीं जाएगा या नहीं छूटेगा। ठीक है।